अब जरा सब लोग ज्वाइन कर लें तो पेपर के हवाले से फिर हम बात कर लेते हैं। अब मैं मिड का पैटर्न, तो पैटर्न क्या होता है चले मैं बताता हूँ, लेकिन कोई स्पेसिफिक पैटर्न का क्या करना है हमें। हमें तो बस क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करना है। मुझे नहीं सवाल ना शुरू से अजीब सा लगता है, कोई से भी कोर्स में पूछा जाए लिटरली तो सर पेपर का पैटर्न बता दें। अरे पेपर आएगा, 2 घंटे का टाइम होगा, आपने करना होगा, बस खत्म हो गई बात। आपका पेपर इतना बड़ा ही होगा कि वो 2 घंटे में हो जाए, बस। सारी इम्पोर्टेंट बात ये है, आपका पेपर ऐसा नहीं होगा कि वो 2 घंटे से बड़ा हो। इंडियन 1 घंटे का ही पेपर होगा मुश्किल से, अगर आपको आता होगा। और नहीं आता होगा तो वो तो फिर आप 6 घंटे बैठे रहें। बताता हूँ सब लोग ज्वाइन कर ले फिर मैं डिस्कस। नहीं ना, वाई को अगर हम 14 लाइन का स्ट्रिंग ले रहे हैं, भाई देखिए आपने 2 टेस्ट किया, अगर एक में ही फेल हो गया तो उसको नॉन रेगुलर कहते हैं। अगर आप 14 लाइन का स्ट्रिंग ले रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जिसमें 7W और 7WR डेफिनेटली, तो जब y को हम 2 दफा करेंगे तो w और WR को हम आगे कंसिडर करेंगे, नहीं ना, साथ साथ ही रहेगा। एक दफा y w वाले पार्ट में आ जाए, एक दफा y WR वाले पार्ट में आ जाए, और एक दफा y दोनों में आ जाए, ये कह रहा हूं मैं। क्या मुश्किल बात है? बताएं क्या मुश्किल बात कर रहा हूं मैं? जी वसीम, समझ में आ गई ये बात कि एक दफा आपने W वाले पार्ट में सपोज करना है, एक दफा WR वाले में करना है, और एक दफा दोनों में y को सपोज करना है। क्या ये बात बहुत मुश्किल कर रहा हूं मैं? जी वसीम, समझ में आ गई नहीं बात? और आसिर, आपको आपकी बात का जवाब मिल गया? मैंने बता तो दिया, कोई एक भी फेल कर दे तो नॉन रेगुलर कह दें। मैंने पहले जवाब दे दिया था वसीम की बात से। कोई एक भी अगर फेल कर दे तो आप नॉन रेगुलर, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम लिख दें, आप नॉन रेगुलर, खत्म हो गई बात। सही है जी। अब आप जरा मिड टर्म के टॉपिक्स देख लीजिए। तो मिड टर्म का पेपर पैटर्न क्या बताऊं मैं, मतलब मुझे तो पेपर पैटर्न क्या है। सबसे पहले आपने पढ़ा फाइनाइट ऑटोमेटा, ये 2 तरह के थे, डीएफए, एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए। सही है। फिर आपने पढ़ा एनएफए टू डीएफए एंड एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए। अब एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए में आपको पता है कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन को कंसीडर करना पड़ता है। एनएफए टू डीएफए में सिंपल आप सबसेट कंस्ट्रक्शन का एल्गोरिथम जो लगाते हैं उसको कहते हैं सबसेट कंस्ट्रक्शन। मैंने एक लेक्चर में बताया था। ये फाइनाइट ऑटोमेटा, ये डीएफए, ये एनएफए, एप्सिलॉन, तो फाइनाइट ऑटोमेटा तीनों तरह से आपने पढ़ लिया और ये तमाम चीजें आपकी कवर हो गई। आपको पता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का डीएफए बना सकते हैं तो उसका एनएफए भी बन सकता है, और अगर किसी क्वेश्चन का आप एनएफए बना रहे हैं तो उसका डीएफए भी बन सकता है। तो जब जो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग उसका एनएफए बना के उसको डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था मिनिमल डीएफए का, कि मिनिमम स्टेट्स में बनाने वाला डीएफए जो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आप डीएफए बनाएं, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि डीएफए बनाएं और 5 स्टेट्स में बनाना, 4 स्टेट्स में बनाना है, 6 स्टेट्स में बनाना है। अगर मेंशन कर दिया तो उतनी ही स्टेट्स में बनाना है, उससे कम और ज्यादा में नहीं बनाना। कम में तो बनेगा ही नहीं, उससे ज्यादा में नहीं बनाना आप। अगर हमने आपको मेंशन कर दिया कि इतनी स्टेट्स में बनाना। क्लियर हो गई बात?
तो एनएफए से सवाल आ सकता है, डीएफए से आ सकता है, कन्वर्जन का सवाल आ सकता है। एनएफए दे दिया जाए, बोला जाए इसको डीएफए में कन्वर्ट करो, एप्सिलॉन एनएफए दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको डीएफए में कन्वर्ट करो। समझ रहे? समझ रहे हैं बात? आप समझे नहीं समझे, ऐसे ही आएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है आ रही, हमने पढ़ी काफी सारी। तो भाई जिस क्वेश्चन के आपने डीएफए किए और मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन में वो नहीं करवाए, तो आप उनकी रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस कर लें। कुछ क्वेश्चन से मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन करवा लिया, उनके डीएफए नहीं बनाए तो उनके डीएफए बना ले। मतलब ये सारे सवाल ना एक जगह लिखे सारे और उनके तीनों तीनों बना लो। रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाया, एनएफए भी बनाया, डीएफए भी बनाया। हर क्वेश्चन का, जितने क्वेश्चन आपके पास हो चुके हैं सबकी आप प्रैक्टिस कर लें, तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो आप उसको आराम से कर सकते। सही है? अच्छा, आप फर्स्ट करें एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लीजिए, एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लीजिए। तो इसका ऑटोमेटा ये है, अच्छा जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हुए उसका डीएफए बनाते हैं, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हुए आपको कहा जाए कि फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए, तो बाय डिफॉल्ट जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो एनएफए होता है। मतलब अगर मैं आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे दूं और आपसे कहूं कि उसको ऑटोमेटा में कन्वर्ट करें, तो बाय डिफॉल्ट जो ऑटोमेटा बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा एनएफए। देखें, मैंने ए बी तो ए बी, तो ये जो टाइप बन रही है ये एनएफए बन रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बाय डिफॉल्ट रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हुए जब आप ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टाइप बनती है, एनएफए बनती है। फर्स्ट करें ये लिखा हुआ है, ये देखिए। तो ये ऐसे होगा कि ए पहले आएगा और उसके बाद बी या सी में से कुछ भी आ सकता है। तो बाय डिफॉल्ट जो बनेगा वो एनएफए बनेगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इन दोनों का ऑटोमेटा बनाना है। तो देखिए इसका ऑटोमेटा तो सिंपल है, ऐसे ही नीचे वाले का। लेकिन इसका ऑटोमेटा कैसे बनेगा? ये कह रहे हैं कि ए तो उसके बाद लाजमी बी आना चाहिए। तो देखिए फर्क देखें इसके ऑटोमेटा में और इसके ऑटोमेटा में नीचे वाले में। ये क्या कह रहे हैं? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तीन स्टेट नहीं दो स्टेट बनेंगी। फर्क देखिए, ए बी ए बी ए बी, ए आएगा तो फिर बी देखते फाइनल पे जाओगे, सिर्फ ए नहीं आ सकता। लेकिन इसमें क्या है, तो दोनों में फर्क देख लें, ये कॉन्केटेनेशन है और ये क्या है? यूनियन है। जरूरी है बात। ये बहुत सिंपल सी चीज है। इसी तरीके से ये देख लें कि अगर ये लिखा हुआ है एबीसी, तो जब कॉन्केटेनेशन पे यूनियन कॉन्केटेनेशन पे क्लोजर आ रहा होता है, तो कॉन्केटेनेशन ये कहता है कि आप आखिरी वाले पे जाके वापस अपनी जगह पे आ जाए। ये देखें, ये भी हो गया और सी देख के वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाए। अभी देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी, समझ में आ रही है बात? कॉन्केटेनेशन में साइकिल अपने आप को कंप्लीट करता है आखिरी वाले पे। अगर फर्स्ट करें ये सवाल ये होता ए बी सी क्लोजर, तो ये होता, देखें इनिशियल स्टेट से गए ए, अब ए देख के आपने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आगे लगा हुआ क्लोजर। एक मिनट आप सर, और बी और सी, ये देख रहे ये बनेगा इसका। जी हाँ सर, कौन से वाले में बात कर रहे हैं? ये वाला, ये। हाँ, तो इसमें तो चाहिए हमें एप्सिलॉन।
क्या इस ब्रैकेट को 0 नंबर ऑफ टाइम लूंगा तो एप्सिलॉन नहीं आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं, स्टैटिक का मतलब 1 और मोर नहीं था भाई, 0 और मोर था। हमारे यहाँ तो यही था, सबसे पूछ ले क्लास में जितने भी लोग हैं, 0 और मोर है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, तो इसका मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन से आपको डीएफए बनाने को दिया जा सकता है एनएफए। एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी जाए, बोला जाए फाइनाइट ऑटोमेटा बना दे, ये हो गया। उसके बाद आप आ गए, कुछ पढ़े नहीं आप लोगों ने, मूरे और मिले, कन्वर्जन हो गई इनकी। इसी तरीके से आपने अभी आज क्या पढ़ा, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, तो विद और विदाउट एल्गोरिथम। विद और विदाउट एल्गोरिथम, तो दोनों तरह से आपको आना चाहिए। अच्छा जी, आपने अगर मेरे तरीके से काम किया ना, तो आप उतनी स्टेट्स में बनाएंगे जितनी स्टेट में बनेगा। ठीक है, और अगर आपकी बात का मार्क्स नहीं कटेंगे। नहीं नहीं, 6 सवाल टोटल नहीं है, ये टॉपिक्स हैं, तो मैं इनको कितने सवाल देता हूं। आप इस चीज से बेफिक्र रहें कि आपका पेपर लेंथी नहीं होगा, पहले मैं सॉल्व करूंगा फिर मैं आपको दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक का पेपर मुश्किल से 45 मिनट का होता है। डायग्राम भी बनानी होती है, कोई थ्योरी नहीं लिखनी होती, कोई लंबे लंबे फॉर्मूले नहीं होते, तो मुश्किल से ना 45 मिनट का पेपर होता है, लेकिन उसको सोचने में टाइम लगता है। तो ऑटोमेटिक का पेपर जब आप कर रहे होते हैं ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल सोचने में टाइम चाहिए होता है। लेकिन अगर लेंथ के हिसाब से बात करें, अगर आपको पूरा पेपर पढ़ते पढ़ते ही आ जाए तो आपको 45 मिनट लगेंगे। मुझे बताएं ना कि अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का बोलूं, 4 सवाल दे दूं आपको छोटे छोटे, तो आप कितनी देर में लिख रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन? 10 सेकंड में, अगर आपको आती है तो। और अगर आपको नहीं आती तो आप 10 घंटे में भी नहीं लिख सकते। सारे सवाल ऐसे ही है, डायग्राम बनाए कुछ भी बनाए, सब छोटे छोटे सवाल है। क्लियर? तो लेंथ पे तो फोकस करना ही नहीं, पेपर छोटा ही होगा, 6-7 सवाल होंगे, लेकिन वो सवाल कम जगह में हो जाएंगे सॉल्व, लेकिन उसको सोचने में ना आपको टाइम लगेगा। अभी आपने कोई इसके अंदर एक रेगुलर एक्सप्रेशन का सवाल दिया था मैंने आपको, देखिए इस तरह का सवाल आ सकता है, आपको सोचने में टाइम चाहिए। और ये बात सबको पता है कि चीटिंग नहीं होगी, अगर आपने चीटिंग करने की कोशिश की तो मैं स्टेट 0 दे दूंगा। बिल्कुल सोचे आप, मैं साथ में कॉपी रख के चेक करूं तो नंबर भी कम लगेंगे फिर आपको। असल में आपको पता नहीं है हमारे बारे में, बस इतनी सी बात है। खैर, आपको पता चलेगा ना हमारे बारे में तो आप समझ जाएंगे बहुत सारी चीजें। इंसान में शुरू में अच्छा लग रहा होता है, मुझे आप थोड़ी देर बाद देखेंगे मैं अच्छा नहीं लगूंगा, मतलब मिड टर्म के बाद देखेंगे तो। ये मेरा हमेशा का रहा है, किसी और को भी दिखाएंगे उसको भी नहीं लगूंगा। तो इसके मार्क्स मिड टर्म के बाद ही पता चलेंगे। अच्छा जी, ये तो हो गई बात। अब आ जाए कि पेपर में सवाल कितनी तरह के आ सकते हैं। तो देखिए यही टॉपिक्स हैं, आपने एक लैंग्वेज पकड़ के सब पे काम कर लें, दूसरी लैंग्वेज समझे और सब पे बना लें, तीसरी लैंग्वेज समझे सब पे बना लें, इस तरीके से आप काम करें। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको बेशुमार एग्जाम्पल मौजूद है। सही है जी, तो यहां तक हमारा ये मिड टर्म से पहले तक की बात हो गई। तो ऑल द बेस्ट, और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बस कोशिश ही कीजिएगा जो आपको आता है वो आप खुद करें। जब आप सही काम कर रहे होते हैं तो समझ में आ जाता है कि सबका सही होना चाहिए। लेकिन मैं आपको कोई, हाँ, मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, लेकिन होता ये है कि कोई क्वेश्चन ना पिक नहीं कर पाती पूरी क्लास, तो वो सब एक जैसा आंसर लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सब ने किसी एक से देख के लिखा है, तो फिर सबके 0 है। अगर आप गलत भी करेंगे तो मैं आपको कुछ नंबर दूंगा, लेकिन वो आपकी अपनी मेहनत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत बिल्कुल ही अजीब सा कर दिया, आपने कोशिश की, एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने को कहा आपसे, आपने कोशिश की, वो इन दी एंड रेगुलर एक्सप्रेशन गलत थी, लेकिन चूंकि आपने लिखी थी तो मैं आपको कुछ नंबर दूंगा। पूरे नंबर नहीं आएंगे लेकिन कुछ नंबर दूंगा। लेकिन अगर आपने किसी और की जैसी लिख दी और गलत हुई तो 0 नंबर। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा पेपर करते हुए। आपकी एफर्ट्स के मार्क्स हैं, लेकिन अगर आपने कॉपी किया तो उसके मार्क्स नहीं है, और इस दफा स्टेट 0 है। ठीक है सर, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, यहां तक के लिए सब कुछ है, मेरा नंबर आप लोगों का मौजूद है, तो आप लोग वैसे भी पूछ सकते हैं, और लेक्चर्स आपके सारे मौजूद हैं।
आपने किसी को अपनी कॉपी देनी ही नहीं, बस खत्म हो गई बात। आप माशाल्लाह से एक मेच्योर लोग हैं, आप लोगों ने अपनी कॉपी शेयर नहीं करनी। पेपर से पहले तक जितने साथ पढ़ना पढ़ लें, पेपर आपने अपनी जिम्मेदारी से खुद करना, क्योंकि बाद में आप एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, मैं दोनों को जीरो करूंगा, जिससे आपकी कॉपी सेम हो रही होगी, और उसको साबित भी करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलें अटेंडेंस ले रहा हूँ। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। पेपर आपका शायद 14 को है, तो सबसे आखिर में आपका संडे को पेपर है।